Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ESIC डिप्टी डायरेक्टर सीरीज के अंदर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस होंगे पर्सनालिटी बेस्ड, मतलब जवाहरलाल नेहरू, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस गांधी जी के ऊपर हैं वो क्वेश्चंस। सो इन दो पर्सनालिटीज के ऊपर जो है हम लोग सवाल लेकर आ रहे हैं। सो आई होप आप इस सेशन को एंजॉय करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। बहुत ज़रूरी है, कमेंट कर दीजिए, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए और पूरा अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए। तो देखो ऐसा है कि हम लोग ने जो ESI जो EPFO है, जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं EPFO के लिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग आपके साथ में हैं, आपका हाथ हमने पकड़ा हुआ है। जितने स्टूडेंट्स थे, हमने पहली बात तो है कि रिटन क्वालिफाई करवाने के लिए हमने काफी सारे फ्री इनिशिएटिव्स लिए, राइट। अब जितने स्टूडेंट्स का रिटन क्वालिफाई हो गया है, अब हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अब हम लोग उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कैसे हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि आपको हम लोग मॉक सेशंस दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यू सेशंस दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपको हम लोग पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन बैंक बना के दे रहे हैं बेस्ड ऑन योर डैफ। ठीक है, सो आपको पता है डैफ भरना पड़ता है। डैफ भर के आपको आपने डैफ भरा होगा, आपको जस्ट वो डैफ जो है अपलोड करना है हमारे पोर्टल के अंदर, और जैसे ही अपलोड हो गया आपका मॉक सेशन भी हम लोग जल्दी से जल्दी कंडक्ट करा देंगे, और साथ ही साथ आपका पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक भी आपको दे देंगे, ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, तो भी आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे मुझे प्रिपेयर करना है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है, आप इस अगर आपने रिटन क्वालिफाई किया है तो आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे ये हमारे फ्री कॉन्सेप्ट को। बहुत सिंपल है, इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके दे सकते हैं कि हमारा जो EPFO का कॉर्नर होगा चूज एग्जाम के अंदर। जब अभिपीडिया में जाएंगे पोर्टल के अंदर, चूज एग्जाम के अंदर EPFO का जो होगा कॉर्नर, वहां पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको हमारा अपलोड योर डैफ वाला सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप अपलोड कीजिए अपना डैफ और बाकी सारा काम हमारे पे छोड़ दीजिए। हम लोग आपको फिर आगे जाके सारा काम हमारे ऊपर है, रेस्ट, राइट। इसके अलावा आपको जो है हम लोग जो है मॉक सेशन है तो वो नीचे स्लॉट भी बुक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, इस लेक्चर की PDF कहां पे मिलेगी? इस लेक्चर की PDF जो है आपको बहुत आसानी से कहां पे मिलेगी? जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप YouTube खोलेंगे, आप ये लेक्चर जो है YouTube के अंदर देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको इस लेक्चर की PDF भी चाहिए होगी। तो ये सामने ही आपका रेगुलेटरी बॉडी है अभिपीडिया का, ये खुल गया है, तो मैं यहीं से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वीडियोस हैं। ये वीडियोस के सामने जो है, जैसे ESIC का HRM मैम ने कल ही क्लास ली है, उसके पहले जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्लास ली है मैम ने। तो जो इस सारे लेक्चर्स का वीडियो का और वो कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल इसकी क्लास ली है मैम ने, तो ये नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको शो मोर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन होता है ये। यहाँ पे आप देखिए रजिस्टर फॉर डाउनलोड PDF, तो फ्री आपको ये PDF मिल जाएगी। आप जस्ट इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपको ये ESIC का कोर्स दिख जाएगा। ये वो वीडियोस हैं जो अपकमिंग है, मतलब फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन यूनियन अपकमिंग वीडियोस, ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट की अपकमिंग वीडियोस, जनरल साइंस की है, फ्री मेंटोरशिप इंटरैक्शन है, और प्रिंसिपल ऑफ HRM। तो ये अपकमिंग वीडियोस हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रोग्राम पहले ही पता लग जाएगा, और ये वीडियोस हैं जो लाइव हो चुकी हैं, मतलब वॉज लाइव, तो यहाँ पे लिखा होगा वॉज लाइव, 9 बजे वॉज लाइव थी। उसके बाद अकाउंटेंसी की वॉज लाइव थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये लाइव वीडियोस हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइव वीडियो थी, वॉज लाइव थी, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। इसकी आपको मान लीजिए PDF चाहिए, तो आपने क्लिक किया, और जैसे आपने क्लिक किया तो आराम से आप इस वीडियो को यहाँ पर भी देख सकते हैं। वो सारा सेम होता है फीचर, यूट्यूब का इधर का सेम फीचर है हमारे। तो यहाँ पे आप फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हो, जैसे ये है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया, क्वालिटी इंप्रूव,
कम ज़्यादा कर सकते हो, ये हो गया। और ये जो पीडीएफ है इसको क्लिक करोगे तो आपको ये व्यू कंटेंट मिलेगा। व्यू कंटेंट में जब जाओगे तो ये देखो ये पूरा आपका पीडीएफ सामने दिख जाएगा, ठीक है। सो इतनी सी बात है, इसको फॉलो करो। हार्ड वर्क हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क करना है, टाइम बचाना है पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए, सो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल है जो नेहरू जी के ऊपर है, बेस सवाल है। सो लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट। एंड वी वांट योर एप्रिसिएशन, ताकि आप हमें मोटिवेट करें, ठीक है। हम लोग आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आए। सो सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन विच प्लेस डिड जवाहरलाल नेहरू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट किसान मार्च? कौन सी जगह जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला किसान मार्च ऑर्गेनाइज किया था? इज इट औरैया, दूसरा आजमगढ़, तीसरा प्रतापगढ़ या हाथरस? ठीक है। सो कहां पे जवाहरलाल नेहरू ने अपना फर्स्ट किसान मार्च ऑर्गेनाइज किया था? जल्दी आंसर दीजिएगा इसका। क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, यू हैव 10 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा ये आता है टफ की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सोशलिस्ट विचारधारा के थे, जहां पे किसानों की बात होती थी, उनके ग्रोथ की बात की जाती थी, उनके हक की लड़ाई के बातें हो रही हैं। तो उन्होंने जो है स्टार्टिंग में किसान मार्च जो पहला किया था ऑर्गेनाइज, वो प्रतापगढ़ में किया था। कहां पे किया था? प्रतापगढ़ के अंदर उन्होंने किया था। कब किया था? 1920 के टाइम पे किया था। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके। सो उन्होंने कहां पे किया था? 1920 में किया था। हाँ, तो ओके, सो उन्होंने 1920 में किया था। हाँ, 1920 में किया था, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। समझ आ गया? चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है अपना, दैट इज, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी? कब जवाहरलाल नेहरू जो है वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बने? ठीक है, कब जवाहरलाल नेहरू जनरल सेक्रेटरी बने ऑल इंडिया कांग्रेस के? ठीक है, सो इट इज नॉट प्रेसिडेंट, ठीक है, इट इज नॉट प्रेसिडेंट, इट इज जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? 1920, 1922, 1923, 1924। नाउ ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल है, ठीक है। सो ये भी टफ क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है। तो आंसर दीजिएगा, कौन कब जो है जवाहरलाल नेहरू जनरल सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला था इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का? ठीक है, सो इसमें क्या आंसर है आपका? 1923। ठीक है, सो जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1923 में जनरल सेक्रेटरी बने थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, पहला है, ही इंसिस्टेड ऑन द सेकुलर एंड लिबरलिस्टिक अप्रोच, राइट, ही imparted the modern values and thoughts. Third is, he encouraged India's industrialization. Fourth is, all of the above are correct. ठीक है, सो इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने इंकरेज किया, मॉडर्न वैल्यूज के वो विचारधारा रखने वाले थे जिसको स्प्रेड भी किया उन्होंने, और सेकुलर लिबरलिस्टिक अप्रोच के थे वो। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा इसका, क्या आपको लगता है आंसर? ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है ये, मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिएगा। 10 सेकेंड्स आपके पास है, 10 सेकेंड्स, जल्दी बताइए।
हाँ जी, तो देखो अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट हमें बहुत जनरलिस्टिक लग रही हैं। ऑब्वियसली इतना तो हमें समझ आता है ना कि सेकुलर लिबरलिस्टिक अप्रोच के थे ही, है ना। मॉडर्न वैल्यूज थॉट्स ये भी सही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने किया ही किया, आज़ादी के बाद भी किया, आज़ादी से पहले भी बहुत एम्फसाइज करते थे। सो फोकस्ड ऑन बेसिक यूनिटी ऑफ इंडिया, मतलब सेकुलरिज्म की बात की उन्होंने, ठीक है। और मॉडर्न वैल्यूज एंड थॉट के थे, सेकुलर लिबरलिस्टिक अप्रोच को उन्होंने और स्प्रेड करने की कोशिश की। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात को वो एडवोकेट करते थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात को एडवोकेट करते थे। और इनकरेज इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे, जब इंप्लीमेंट किया उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये थोड़ा सा अलग हो गया, पर्सनालिटी बेस्ड सवाल नहीं है, बट 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर ये सवाल है कि इस एक्ट ऑफ 1935 की वजह से इसमें बोला गया प्रोवाइडेड फॉर द अबॉलिशन ऑफ डायरकी एट द प्रोविंसेस। It talks about abolition of diarchy at the provinces. This act was on the basis of Nehru report of 1928. So this act was on the basis of Nehru report of 1928. ठीक है, so आप बताइए, 1 only, 2 only, none of the above, both of them। ठीक है, सिंपल है, इजी सवाल है, इजी सवाल है। मैंने कहा है आपको कि एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा, वहां से 1 सवाल 2 सवाल पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपल दिख गया है कि आंसर क्या होना चाहिए। आंसर होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही बात है, अबॉलिशन ऑफ डायरकी की बात की गई थी, डायरकी को अबॉलिश कर दिया जाएगा प्रोविंसेस में, बट डायरकी को प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दिया, लेकिन डायरकी को सेंटर में जो है वो लागू कर दिया, ठीक है। और ये नेहरू रिपोर्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं था। 1 इज द करेक्ट आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू इंडिको फार्मिंग, ओके। खेड़ा सत्याग्रह वाज अगेंस्ट द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। चंपारण सत्याग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑल्सो, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑल्सो। खेड़ा सत्याग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो बताइए कि ऐसा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही है, बताओ। हाँ जी, ओके देखिए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमें पता है इट वाज अ इजी क्वेश्चन, कुछ ऐसा सही हो गया तो ज़्यादा खुश नहीं होना, इजी सवाल था, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिको फार्मिंग के ऊपर था और दूसरा जो था रेवेन्यू पॉलिसी जो थी उसके ऊपर था, ठीक है। विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, इज इट न्यू इंडिया, ठीक है, नेशनल हेराल्ड, बोथ ए एंड बी या नीदर ए नॉर बी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि किस किस ने क्या क्या शुरू किया, कौन सा न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान देना है कि न्यूज़पेपर से सवाल आया है, न्यू इंडिया, नेशनल हेराल्ड, बताइए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नेशनल हेराल्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेशनल हेराल्ड जो है एक इंडियन न्यूज़पेपर था, इट वाज फाउंडेड बाय द इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, 1938 में इन्होंने शुरू किया था और पब्लिश किया था एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा पब्लिश होता था, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के द्वारा पब्लिश होता था। और न्यू इंडिया जो है वो कौन फाउंडर था, वो था एनी बेसेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था। यंग इंडिया जो था वो किसका था, यंग इंडिया
ठीक है, यंग इंडिया आप ही बताएंगे किसका था, और न्यू इंडिया समझ आ गया, और नेशनल हेराल्ड जो है हमें समझ आ गया ये जवाहरलाल नेहरू का था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेम द वर्ड्स यूज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू व्हाइल गिविंग अ स्पीच ऑन ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इज अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, फ्रीडम ऑफ द नेशन, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जब जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस वाले दिन, जब गांधी जी जो है बंगाल में आगे पीछे घूम रहे थे, फिर पंजाब आने की कोशिश कर रहे थे, फिर बांग्लादेश जो आज का टाइम है वहाँ पे घूम रहे थे, सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे आज़ादी को, इसीलिए क्योंकि उनको पता था इस आज़ादी के बदले बहुत कुछ चुकाना पड़ रहा है, वो है कम्युनल वायलेंस, ब्लड शेड, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को खत्म कर रही थी। ठीक है, तो वो चीज को कम करने की कोशिश गांधी जी कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो सेलिब्रेशन में लगी हुई थी, और उस टाइम पे जो स्पीच दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो क्या थी, वो थी थ्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये हमें पता है। ठीक है, दिस वाज द करेक्ट आंसर। सो डिलीवरी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू होस्ट द फ्लैग फ्रॉम द लाल किला, रेड फोर्ट से इन्होंने फ्लैग को होस्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय द जवाहरलाल नेहरू, कौन सी किताबें हैं जो बुक्स रिटन की गई हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ऑटोबायोग्राफी, एंड ऑटोबायोग्राफी, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब ये बुक्स हैं, ये बुक्स हमें याद रखनी है। मैं आपको बता रहा हूं गांधी जी के ऊपर एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, दैट इज ऑन द हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 में ये लिखा गया था गांधी जी के द्वारा, बट अभी बात हो रही है नेहरू के ऊपर। सो कौन सी बुक्स है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, देखिए अगर वैसे तो आपको तीनों याद होनी चाहिए, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, अदरवाइज डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है बुक, लेटर फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर भी है, एंड ऑटोबायोग्राफी भी है, एंड ऑटोबायोग्राफी भी इसका आंसर है। तीनों बुक्स जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे आप। उसके बाद हु प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड अ टीवी सीरीज भारत एक खोज, दैट वाज बेस्ड ऑन जवाहरलाल नेहरूज फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज श्याम बेनेगल, बंकिम चंद्र चटर्जी, बीरेंद्र नाथ घोष, या नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन है, ऑड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिएगा। हाँ जी, जल्दी बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ, सो ये जो प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था एक टीवी सीरीज भारत एक खोज, जो बेस थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो इन्होंने बुक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है बुक, दैट वाज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल। ठीक है, श्याम बेनेगल। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जवाहरलाल नेहरू। क्या बोला है, आफ्टर हिज रिलीज इन जनवरी 1945 ही ऑर्गेनाइज्ड द लीगल डिफेंस। ऑन 6 July 1946, he was elected president of Congress for the fourth time. In July 1938, he visited Spain when the country was in the throes of civil war. ठीक है, which of the following statements given below is are correct? हाँ, तो ये टफ क्वेश्चन है, ये टफ इसीलिए थोड़ा सा इसमें ऐसी चीजें हैं जो हमारी किताबों में हमें पढ़ने को नहीं मिलता, वो आप समझ गए होंगे। जैसे कि 1945 में उन्होंने लीगल डिफेंस किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन आप पहले आंसर दे देते, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। यू हैव
20 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो आंसर कर दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। हाँ जी, ओके, सो आंसर इज 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों एकदम सही हैं। कैसे सही हैं? उनकी रिलीज के बाद जो है उन्होंने एक लीगल डिफेंस किया था, वो खुद एक बैरिस्टर थे, लॉयर थे, और यस जब आईएनए ट्रायल चल रहे थे, ठीक है, आईएनए ट्रायल आपने पढ़े होंगे, वहाँ पे बहुत सारे आईएनए ट्रायल चल रहे थे, तो उनके लिए जो है इन्होंने एडवोकेसी की थी, ठीक है, कि इनको नहीं, इनको बख्शा जाना चाहिए। और ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर द 4th टाइम, ठीक है। ही विजिटेड स्पेन, इस टाइम पे बिल्कुल सही। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही हैं, आप याद रखेंगे 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महात्मा गांधी कॉल्ड द रविंद्रनाथ टैगोर एज गुरुदेव, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड द गांधी जी एज अ फादर ऑफ नेशन, ध्यान रखो। सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड द गांधी जी एज महात्मा, बताओ कौन सा आपको ठीक लगता है, ठीक है। अब ये सवाल जो है आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा, बट तीनों के तीनों एक ही क्वेश्चन के अंदर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन में देखो कि कहां पे क्या एलिमिनेट किया जा सकता है। हाँ जी, आंसर दिस क्वेश्चन। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव बोला था, ये हम समझ सकते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। अगर ये सही है तो, और दूसरा जो है गांधी जी फादर ऑफ नेशन नहीं, आप खुद बताएंगे, फादर ऑफ नेशन बोस ने बोला था, बोस ने बोला था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो ये गया, ये गया। अब पहला और तीसरा होगा, नहीं तीसरा गलत है। महात्मा जो वर्ड है, ये जो टाइटल है या जो भी महात्मा जो बोला गया, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया। तो बस यहां पे स्टेटमेंट उल्टे पुल्टे लिख दिए, तो यहां पे आंसर क्या होगा? फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? वाई सोशलिज्म इज अ बुक रिटन बाय जेपी नारायण, ठीक है, एक किताब है जो जेपी नारायण साहब ने लिखी थी, ओके। जेपी नारायण खुद एक सोशलिस्ट थे, एनजी रंगा खुद एक सोशलिस्ट थे, राम मनोहर लोहिया एक सोशलिस्ट थे। तो जितने भी सोशलिस्ट हैं नाम याद रखने हैं इनके। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इज अ बुक रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, बताइए। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आपको लगता है देख के। देखिए, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये तो हम समझ सकते हैं कि गलत है। गलत इसीलिए है क्योंकि ये इनके द्वारा नहीं था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इट वॉज बाय औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड बोला था, के द्वारा लिखी गई थी। वाई सोशलिज्म बुक रिटन बाय जयप्रकाश नारायण, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया? ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया के हिसाब से देखें तो वुड्स डिस्पैच आपने पढ़ा होगा 1854।
ब्रॉड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बताता हूं मैं क्या है, ये आपने पढ़ा भी होगा। चार्टर एक्ट 1813 में सैंक्शन किया था 1 लाख रुपया फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आंसर कीजिए कौन सा सही है, कौन सा सही है। ठीक है, देखिए वुड्स डिस्पैच एक्ट जब आया, वुड्स डिस्पैच आया, चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड इसको हेड कर रहे थे, इस डिस्पैच को, डिस्पैच को हेड कर रहे थे चार्ल्स वुड। ठीक है, पहली चीज इसमें इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म कैसे ला जा सकते हैं वो किया था। इसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात हुई थी। मतलब सिंपल इतना है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मुट्ठी भर लोगों को ट्रेन कर देंगे अपनी भाषा में, अपनी वेस्टर्न थॉट्स में, सारा कुछ जो भी हमारे विचार है, हमारी एजुकेशन है, वो मुट्ठी भर लोगों को ट्रेन कर दिया जाएगा। और ये मुट्ठी भर लोग जो होंगे आगे क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे एजुकेशन। ठीक है, रादर देन कि हम लोग मास एजुकेशन को करें, एजुकेट, मास एजुकेशन की तरफ बढ़े, हम लोग मुट्ठी भर लोगों को एजुकेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही बड़े मुट्ठी भर है, तो मुट्ठी भर रिसोर्सेज को मुट्ठी भर लोगों के लिए यूज करेंगे तो सही रहेगा। वो लोग आगे जाके अपने विचारों को स्प्रेड करते जाएंगे। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और 1 लाख सैंक्शन किया था, ये भी सही है। हमारा आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा। इस लेक्चर की पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाना, आराम से लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर लो और अपने पास रखो। ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तब आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ोगे तो ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर तो ठीक है, एक एग्जाम सामने दिख रहा है, लेकिन कोई भी एग्जाम है अच्छे लेवल का, वहां पे ये सभी चीजें आपके काम की होंगी। पीडीएफ मैंने बता दिया। अगर EPFO इंटरव्यू आपने प्रिपरेशन करनी है तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपना डैफ जो है EPFO पोर्टल के अंदर जाओगे, अभिपीडिया पोर्टल, उसमें EPFO क्लिक करो, नीचे आपका अपलोड योर डैफ का कॉर्नर आ जाएगा एंड यू आर गुड टू गो विद द प्रोसेस ऑफ दिस EPFO प्रिपरेशन, जहां पे हम लोग अभी पता नहीं हमने कितने मॉक सेशंस ले लिए हैं और डैफ की पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन बैंक भी हम लोग दे रहे हैं जल्दी से जल्दी। थैंक यू।